प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट विद द एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, ठीक है। और या ब्लड यूजुअली फ्लोज आउट फ्रॉम द एंटीरियर नेयर्स, इसको हम एंटीरियर एपिस्टेक्सिस कहते हैं, बट इट में फ्लो बैकवर्ड्स इनटू द फेरिंग्स, इसको हम पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कहेंगे, ठीक है। फिर वो पीछे जाती है तो फिर वापस इट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ और स्वॉलोड। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये आपकी नोज़ है बेटा, ये नीचे पैलेट है, तो मोस्टली एंटीरियर नेयर से आती है और एंटीरियर एपिस्टेक्सिस हो सकती है। कुछ केसेस में होता है कि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ब्लड पीछे नेज़ोफेरिंक्स में जाती है और फिर वापस माउथ के थ्रू बाहर आ जाती है, या फिर ज़रूर नहीं है कि बाहर आए, स्वॉलो भी हो सकती है, स्टमक के अंदर जा सकती है, ठीक है। द स्वॉलोड ब्लड में बी वॉमिटेड आउट लेटर ऑन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेटा, जब ब्लड स्टमक में जाएगा तो स्टमक उसको बाहर वॉमिट आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द ब्लीडिंग स्टॉप्स स्पॉन्टेनियसली, बट सीवियर एपिस्टेक्सिस के अंदर जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल कि बहुत कम ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है। बहुत कम ब्लीडिंग है तो मुमकिन होता है कि थोड़े बहुत कन्वेंशनल मेथड से वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन सीवियर ब्लीडिंग है तो उसको बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर बहुत ब्लड लॉस हो गई तो फ्लूइड लॉस हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेटा द ट्रीटमेंट ऑप्शन, या the treatment option, that how can we stop the epistaxis, how can we stop the bleeding. Treatment बेटा, सबसे पहले if there is minor degree of epistaxis like especially from the littles area, क्योंकि सबसे मोस्टली एंट्रो इन्फीरियरली, क्योंकि सबसे आगे एक्सपोज जो होता है ना प्लेक्सस मीडियल वॉल के अंदर, वही लिटल्स एरिया ही होता है। तो माइनर डिग्री ऑफ एपिस्टेक्सिस होती है स्पेशली फ्रॉम द लिटल्स एरिया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, वी आस्क द पेशेंट टू punch his nose and sit in the upright position with forward inclination for 10 to 15 minutes, just like this। नोज़ को पिंच करो, अपराइट पोजीशन में बैठो, ठीक है, और सर को आगे करके रखो, फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन, ताकि पीछे ना चले जाए सीक्रेशंस, ठीक है, ब्लड वगैरह पीछे ना चला जाए। तो इस पोजीशन में आप पेशेंट को 10 से 15 मिनट के लिए बिठाते हैं, और नाक तो हमने बंद करके रखी हुई है। सांस के लेने के लिए क्या करें, सांस लेने के लिए पेशेंट को कहते हैं कि या अपना माउथ जो है वो कैप्ट ओपन, माउथ ओपन रखें ताकि सांस जो है वो माउथ के थ्रू जाती रहे, और क्वाइटली ब्रीथ करते रहें माउथ के थ्रू। और उसके अलावा आप देखो आइस के कोल्ड पैक्स जो है हमने रखे हैं, या तो फिर ब्रिज ऑफ द नोज़ पे या फोरहेड पे, क्यों, ताकि रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ब्लड वेजल सुकड़ जाएगी तो मुमकिन है कि ब्लड आना कम हो जाए, ब्लीडिंग कम हो जाए, ठीक है। इफ़ द ब्लीडिंग कंटिन्यूज़ देन शिफ्ट टू द हॉस्पिटल। बेटा अगर माइनर सी ब्लीडिंग हो रही है आगे लिटल्स एरिया में से, कुछ भी नहीं करें, पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बिठाएं, उसकी नोज़ को पिंच करें, फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन करें, 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे बैठे रहें, आइस कोल्ड पैक फॉरहेड पे या फिर नेज़ल ब्रिज पे, इससे रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और मुमकिन है कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। अगर इससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं होती तो शिफ्ट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर माइल्ड टू मॉडरेट एंटीरियर ब्लीडिंग है, जो कि थी ऊपर एक्चुअली, अगर वो स्टॉप नहीं हो तो वो तो ऊपर स्टॉप हो जाती है। माइल्ड ब्लीडिंग अगर नहीं होती तो माइल्ड मॉडरेट एंटीरियर ब्लीडिंग के केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो साइट ऑफ ब्लीडिंग को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जहाँ से वो ब्लड आ रहा होता है उस रीजन को हम केमिकल या इलेक्ट्रिक कॉटरी कर देते हैं, और वो एरिया पूरा जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उससे ब्लड आना बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक कॉटरी के लिए तो हम जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केमिकल कॉटरी के लिए हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट स्टिक और सोल्यूशन एंड द ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है, केमिकल कॉटरी के लिए ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये तो था बेटा माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग का पोर्शन। इसके बाद कम से सीवियर ब्लीडिंग इतनी ब्लीडिंग के नो क्लियर ब्लीडिंग पॉइंट इज़ विजिबल, पता ही नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट साइट ऑफ ब्लीडिंग क्या है। पता होता तो फिर उसको फ़ौरन हम कॉटरी कर देते, लेकिन पता नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एंटीरियर नेज़ल पैकिंग कर देते हैं, पूरे नोज़ को गॉस पीस से पैक कर देते हैं। अगर ये आपका बेटा नोज़ है तो इसको पूरा हम पैक कर देते हैं गॉस पीस से, कुछ इस तरीके से। ये कपड़े का जो है गॉज होता है, गॉस पीस होता है, इस तरीके से हम इसके रोल बना के घुमा के इसको पैक कर देते हैं, क्योंकि ये जो है वॉल्स पे प्रेशर डालता है, ऊपर भी नीचे भी साइड्स पे भी। अगर कोई ब्लीडिंग, लेट सपोज यहाँ से ब्लड आ रही होगी तो ये इस पर प्रेशर डालेगा, इसको बंद करके रखेगा। लेट सपोज यहाँ से अगर ब्लड आ रही है, मैं इसको हाथ रख के दबा के बैठ जाऊँ तो यहाँ से ब्लड आना बंद हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर ब्लड आ रहा है, हम ये गॉस पीस डाल देते हैं, वॉल पर प्रेशर डालता है और ब्लीडिंग आना
बंद हो जाती है। तो सीवियर ब्लीडिंग के केस में क्या करते हैं, जब क्लियर साइट ऑफ ब्लीडिंग पता ना हो एंटीरियर नेज़ल पैकिंग कर देते हैं, ठीक है, एंटीरियर नेज़ल पैकिंग कर देते हैं और आईवी लाइन मेंटेन करते हैं ताकि फ्लूइड लॉस अगर ज़्यादा हो तो वहाँ से हम आईवी फ्लूइड दे सकें। ब्लड लॉस हुआ है तो उसको असिस्ट करते हैं, अगर ज़रूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ भी करते हैं। सीवियर लॉस हो गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एज आई मेंशन, पेशेंट को प्रोकोआगुलेंट्स देते हैं जैसे कि ट्रेनेक्सामिक एसिड वगैरह ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। पेशेंट मस्ट बी सीडेटेड एंड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक शुड बी स्टार्टेड। कहीं पे भी बॉडी में ब्लीडिंग हो तो हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक ज़ाहिर देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं एंटीरियर नेज़ल पैकिंग की। एंटीरियर नेज़ल पैकिंग इज़ डन विद द रिबन गॉज। रिबन का गॉज होता है, उसको हम डुबो के सॉक करके बिस्मुथ आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट में इसको डिप करते हैं और फिर इसको पैक कर देते हैं नोज़ के अंदर। या फिर कोई और एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, आप खास करके पॉलीफेक्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स हैं, ये एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट देते हैं, खास करके आपका ये बिस्मुथ आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट, ठीक है, या फिर इसकी जगह आप पॉलीफेक्स यूज़ कर सकते हो। मकसद ये है रिबन गॉज को इनके अंदर सॉक करने का ताकि जब इसको हम अंदर पैक करें तो अंदर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इस तरीके से मोस्टली पॉलीफेक्स में डबो के गॉज पीस को फिर हम नोज़ के अंदर पैक कर देते हैं। 1 मीटर का रिबन गॉज होता है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ईच नेज़ल कैविटी, यानी कि एक नेज़ल कैविटी के लिए 1 मीटर का, दूसरे के लिए 1 और मीटर। रिबन गॉज इज इंसर्टेड एंड प्लेस्ड इन द नेज़ल कैविटी इन द लेयर्स की फॉर्म में, स्टार्टिंग फ्राम द फ्लोर ऑफ द नोज़ and then up to the roof of the nose, right? Whole nasal cavity is packed tightly on both the sides ताकि वॉल पे प्रेशर आए और ब्लीडिंग बंद हो जाए, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। अब ये देखो, ये है कुछ इस तरीके से हम नेज़ल पैकिंग करते हैं। ये देख रहे हो आपको बेटा, यहाँ से हमने ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। कैसे रिंग्स बना के, रोल बना के हमने इसको पैक किया है। देखो यहाँ से हमने फ्लोर से स्टार्ट किया, फ्लोर से स्टार्ट करके रोल बनाया, एक और रोल, एक और रोल, एक और रोल बना के फिर ये ऊपर से दोनों साइड निकाल दी, ताकि ये हमने बाहर क्यों छोड़ें, ताकि इसको हम जब पैकिंग को ओपन करें तो आसानी हो ओपन करने में, सही है। तो इसका बड़ा हम टाइटली पैक करते हैं ताकि वॉल्स पे प्रेशर बरकरार रहे और ब्लीडिंग जहाँ से भी हो रही है वो बंद हो जाए, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। मोस्ट ऑफ द एंटीरियर एपिस्टेक्सिस स्टॉप्स बाय एंटीरियर नेज़ल पैकिंग, और हम पैक जो है 48 to 72 आवर्स यानी कि 2 से 3 दिन बाद रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर एंटीरियर नेज़ल पैकिंग के बावजूद भी ब्लीडिंग स्टॉप ना हो, खास करके पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के केस में, लुक, ब्लीडिंग इज़ नॉट स्टॉप्ड बाय एंटीरियर नेज़ल पैकिंग स्पेशली इन पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, तो फिर उसमें हमें पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग करनी पड़ जाती है। देखो क्या हुआ, पेशेंट आया आपके पास एंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग से, पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग से, आपने क्या किया, नेज़ल पैकिंग कर दी, आगे से तो ब्लड आना बंद हो गया, लेकिन पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग, पोस्टीरियर ब्लीडिंग अभी भी हो रही है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें नाक के बजाय हम नेज़ोफेरिंक्स को पैक करते हैं और साथ में नेज़ल कैविटी को भी पैक करते हैं। समझ आया बेटा? तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पैक कर दिया, ब्लीडिंग बंद हो गई, 48 से 72 आवर्स में निकाल दिया, सही है, ब्लीडिंग बंद हो गई, वेरी गुड। मोस्टली इस नेज़ल पैक से एंटीरियर ब्लीडिंग बंद हो जाती है, लेकिन जो पोस्टीरियर ब्लीडिंग के केस होते हैं ना, जो पीछे नेज़ोफेरिंक्स में ब्लीडिंग आ रही है, वो बंद नहीं होती। एंटीरियर नेज़ल पैकिंग से पोस्टीरियर ब्लीडिंग कैसे बंद होगी? तो उसके लिए लाजमी होता है कि हम पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग करते हैं, सही है, नेज़ोफेरिंक्स को पैक करते हैं और साथ में नेज़ल कैविटी भी पैक करते हैं, सही। अब मैं आपको बताऊँगा कि डिफरेंट मेथड्स कि नेज़ोफेरिंक्स को हम कैसे पैक कर सकते हैं। देखो एक बार दोबारा रीड करो, ब्लीडिंग इज़ नॉट स्टॉप्ड बाय एंटीरियर नेज़ल पैकिंग स्पेशली इन केस ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। अगर फ़र्ज़ करो ये ब्लीडिंग हो रही है तो आपको लगता है कि ये एंटीरियर पैक जो है इस पोस्टीरियर ब्लीडिंग को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। एंटीरियर ब्लीडिंग तो रोक देगा लेकिन पोस्टीरियर ब्लीडिंग नहीं रोक पाएगा। तो यही लिखा हुआ है बेटा कि ब्लीडिंग इज़ नॉट स्टॉप्ड बाय एंटीरियर नेज़ल पैकिंग स्पेशली इन पोस्टीरियर केसेस ऑफ एपिस्टेक्सिस, ठीक है। फिर उसके लिए हमें पोस्टीरियर पैकिंग करनी पड़ती है, नेज़ोफेरिंक्स को पैक करना पड़ता है, साथ में नेज़ल कैविटी को भी पैक रखना पड़ता है, ठीक है। नेज़ोफेरिंक्स इज़ पैक्ड अलॉन्ग विद द नेज़ल कैविटी, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स आर देयर फॉर द पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। द सिंपलेस्ट वन इज़ द बलून कैथेटर, जिसमें क्या किया जाता है, स्पेशल बलून कैथेटर इज़ पास्ड फ्रॉम ईच नोस्ट्रल इनटू द नेज़ोफेरिंक्स एंड इट्स बलून इज़ इन्फ्लेटेड विद द नॉर्मल सलाइन। ये देखो
कुछ भी नहीं किया हमने। ये पूरी जो ट्यूब है हमने ये नाक से पास की और ये वाला हिस्सा हमने रखा नेज़ोफेरिंग्स में, ठीक है। और नेज़ोफेरिंग्स के अंदर ये बलून हम इन्फ्लेट कर देते हैं। इसके अंदर नॉर्मल स्लाइन होता है, ये बलून हम इन्फ्लेट कर देते हैं। फ़र्ज़ करो ये आपका नेज़ोफेरिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे ये बलून इन्फ्लेट हो जाएगा। जब ये इतना मोटा और बड़ा ये बलून इन्फ्लेट हो जाएगा तो ये वॉल्स पे प्रेशर डालेगा। वॉल्स पे प्रेशर डालेगा तो कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही थी तो बंद हो जाएगी। लेकिन देखें इसमें सिर्फ पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग हो रही है। ये जो बलून कैथेटर है ये नाक से ऐसे ट्यूब जाएगी इसकी पूरी, ये वाली, और ये जो बलून पार्ट है यहाँ पे पैकिंग कर देगा। बलून पार्ट जो है वो यहाँ पे पैकिंग कर देगा। लेकिन एक और तरह का बलून कैथेटर आता है जिसमें ये दो बलून्स आते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग कर देता है और ये वाला पार्ट जो है आपके एंटीरियरली नोज़ को पैक करता है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग एंटीरियरली भी हो रही है, ब्लीडिंग पोस्टीरियरली भी हो रही है, तो फिर हम प्रीफर करेंगे इसको, क्योंकि ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग कर देगा नेज़ोफेरिंग्स को, और ये वाला हिस्सा जो है आगे आपके नेज़ल कैविटी को एंटीरियरली पैक कर देगा। तो यहाँ देखें वापस सिंपलेस्ट मेथड जो है बलून कैथेटर है। वेर स्पेशल बलून कैथेटर इज़ पास्ड फ्रॉम द ईच नॉस्ट्रिल, नेज़ोफेरिंग्स में आ जाता है, फिर बलून को इन्फ्लेट करते हैं नॉर्मल स्लाइन यूज़ करके, सही है। आफ्टर इन्फ्लेशन एंटीरियर नेज़ल पैकिंग इज़ डन। अब एंटीरियर नेज़ल पैकिंग आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो फिर आप ये यूज़ करके रिबन गॉज यूज़ करके, या फिर ये वाला बलून कैथेटर यूज़ करके, ठीक है। देखो अगर ये वाला यूज़ करोगे बलून कैथेटर, ये तो सिर्फ पीछे वाले पार्ट को पैक करेगा ना, आगे वाले पार्ट को तो पैक नहीं करेगा। तो फिर आगे वाले पार्ट को पैक करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो फिर आप ये यूजुअल मेथड यूज़ करो रिबन गॉज यूज़ करके, या फिर अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर ये वाला बलून कैथेटर यूज़ करें जिसमें पोस्टीरियर पार्ट इसके थ्रू पैक हो जाएगा और आगे वाला पार्ट जो है इसके थ्रू पैक हो जाएगा, सही है बेटा। इस तरीके से या आफ्टर इन्फ्लेशन द एंटीरियर नेज़ल पैकिंग इज़ डन इन द यूजुअल रिबन गॉज, ठीक है। या फिर उसकी जगह डबल बलून कैथेटर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट बलून जो है नेज़ोफेरिंग्स के लिए, सेकंड बलून नेज़ल कैविटी के लिए। तो एंटीरियर नेज़ल पैकिंग भी हो जाती है इस तरीके से, और फिर आपको रिबन गॉज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, सही है बच्चा, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा बलून कैथेटर के अलावा एक और मेथड है पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग का। गॉज पीस से भी पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ।